रेडियोलॉजिस्ट या ये कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट या कार्डियक इमेजिंग है क्या? सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जो बेसिक रेडियोलॉजी डिग्री के बाद में ली जाती है। रेडियोलॉजी पूरी बॉडी की इमेजिंग करते हैं। तो मैम कार्डियक सिटी एंड कार्डियक एमआरआई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा नया और अपडेटेड हो रहा है, जिससे कि आपकी कॉरोनरी आर्टरीज की डिटेल्स आ जाती है, आपकी वैल्व्स की डिटेल आ जाती है। एमआरआई कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है सीटी से, उसमें हमें मेनली हार्ट के फंक्शन के बारे में पता चलता है। कार्डियक सिटी हो गया, कार्डियक एमआरआई हो गया, क्या इसके लिए पेशेंट को रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में या कितना समय लगता है? एडमिशन किसी भी प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे इटर्नल हॉस्पिटल के मशीन्स भी काफी अपग्रेड हुए हैं, तो इसको अगर थोड़ा सा आप और बेहतरीन तरीके से हमें समझाएं। ऑल ओवर इंडिया बहुत ही कम आईसीटी है, मतलब राजस्थान में तो कोई दूसरे आईसीटी है ही नहीं। हमारे पास 256 स्लाइस आईसीटी है, तो एक इमेज की क्लैरिटी बढ़ गई है। एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में भी हम काम कर पा रहे हैं, फास्टर हो गई है। एक इंस्टीट्यूट में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे एक ब्रेन का एमआरआई है, वो ऑलमोस्ट 80% या 60% लेस कॉस्ट में हमें हो जाती है। बट जब भी हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जगह जाते हैं तो उसके कॉस्ट डिफर करते हैं, तो ऐसा क्या है? डेफिनेटली आप एमआरआई करवा रहे हो, टेस्ट सेम है, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अलग होते हैं। पहली बात, आपकी मशीन कैसी है। तो हर मशीन कार्डियक इमेजिंग नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक कार्डियक सॉफ्टवेयर और लगता है जिसकी एक अलग से एडवांस कॉस्ट होती है। जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कैसे हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है। आपको 2 फिल्म दी जा रही है, आपको फिल्म ही नहीं दी जा रही, सिर्फ सीडी दी जा रही है, या कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ रिपोर्ट दी जा रही है। What are the latest advancement in radiology या in cardiac imaging? हमारी मशीन्स आर गेटिंग मोर एडवांस। नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। आज का जो पॉडकास्ट है ये दूसरे हमारे सारे पॉडकास्ट से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एआई। हम सब ने एआई बहुत बार सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कार्डियक इमेजिंग। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कार्डियक इमेजिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, जिसे लिखा था हमारे डॉक्टर रितु अग्रवाल ने, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है इन कार्डियक इमेजिंग फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। वेलकम मैम। मैम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्डियक इमेजिंग हम कई बार सुन रहे हैं। मोर ओवर आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी आपकी है इन कार्डियक इमेजिंग फ्रॉम यूएस। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हु इज़ कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट या ये कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट या कार्डियक इमेजिंग है क्या? सो रिमी, द थिंग इज़ कि रेडियोलॉजी हम सब समझते हैं कि रेडियोलॉजी क्या है। अब क्योंकि रेडियोलॉजी पूरी बॉडी की इमेजिंग करते हैं, तो अब जैसे बाकी ब्रांचेस में सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, आजकल रेडियोलॉजी में भी ये सब होने लग गया है। देर आर पीपल जो न्यूरो में स्पेशलाइज करते हैं, जो आपकी ब्रेन और स्पाइन की इमेजिंग ज़्यादा अच्छे से करते हैं। देर आर पीपल जो कार्डियक में स्पेशलाइज करते हैं, जो आपकी कार्डियक सिटी और कार्डियक एमआरआई को ज़्यादा अच्छे से करते हैं, और कुछ लोग एमएसके में स्पेशलाइज करते हैं। तो इसी तरीके से कार्डियक रेडियोलॉजी बेसिकली एक सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जो बेसिक रेडियोलॉजी डिग्री के बाद में ली जाती है। जैसे कि मेरे लिए, मैंने 1 साल की यूएस में जाके फेलोशिप की, जिसमें पूरा 1 साल मैंने सिर्फ कार्डियक सिटी और कार्डियक एमआरआई ही सीखा। सो इट इज़ अ वेरी, और क्योंकि कार्डियक रेडियोलॉजी काफ़ी नई ब्रांच है, तो ज़्यादातर लोगों को अनफॉर्चुनेटली इसका एक्सपोजर भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट कम नाउ। सो वी नीड सम स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल लर्निंग फॉर दैट। तो कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो पूरी एक डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ कार्डियक रेडियोलॉजी ही काम करते हैं। ग्रेट मैम। तो मैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्डियक रिलेटेड इश्यूज भी अभी बहुत बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इस कार्डियक स्पेशलाइजेशन का, इमेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैम कार्डियक सिटी एंड कार्डियक एमआरआई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो देखिए, कार्डियक सिटी एसेंशियली एक सीटी स्कैन है। तो सीटी स्कैन कैसे होता है, मशीन में लेटते हैं, सीटी की मशीन काम करती है और हमारा स्कैन करती है। तो कार्डियक सिटी भी वैसे ही होता है। हम यूजुअली कार्डियक सिटी कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं, जिसके लिए हम हाथ में एक आईवी लाइन लगा के उससे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। जी। फिर हम सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो आप एआई बोल सकते हैं, एआई बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हमारी मशीन ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रही है, ज़्यादा स्मार्ट हो रही है, इन अ सेंस कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा नया और अपडेटेड हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर से हम कुछ पिक्चर्स लेते हैं, जिससे कि आपकी कॉरोनरी आर्टरीज की डिटेल्स आ जाती है, आपकी वैल्व्स की डिटेल आ जाती है, और
हम जो क्लिनिशियन का जो क्वेश्चन होता है उन इमेजेस के थ्रू आंसर करते हैं। तो ये तो हुआ कार्डियक सीटी। और एमआरआई इन अ सिमिलर वे, जैसे दूसरी पार्ट्स के एमआरआई होते हैं, हम एमआरआई करते हैं, उसके लिए पेशेंट वही मशीन में लेटता है। एमआरआई कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है सीटी से, और उसमें हमें मेनली हार्ट के फंक्शन के बारे में पता चलता है। जो पंपिंग कैपेसिटी होती है हार्ट की, उसको मेडिकल टर्म्स में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, कि आपका हार्ट कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो एमआरआई से हमें वो सब पता चलता है। मसल में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट मसल में आज सच कोई प्रॉब्लम है, तो वो पता चलता है। और बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो हम क्लिनिकली जो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम उसके थ्रू आंसर करते हैं। बेसिकली आप जो है पेशेंट में एंड डॉक्टर्स के बीच ताकि उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सके, इसमें आप हेल्प कर रहे हैं। हम हेल्प करते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट डायरेक्टली कभी पेशेंट नहीं देखता। रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली जो कार्डियोलॉजिस्ट है और जो कार्डियक सर्जन है उनकी हेल्प करता है इन प्रॉपर डायग्नोसिस, जिससे कि पेशेंट का इलाज अच्छे से हो। सो रेडियोलॉजिस्ट एसेंशियली टीम मेंबर होता है। ओके, एंड एआई इसमें आपको और ज़्यादा हेल्प कर रहा है ताकि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो और स्पेसिफिकली अच्छे से हो, स्पेशली हो रहा है। तो स्कैन मशीन से होता है, जो मशीन एडवांस हो रही है दैट इज एआई, एंड जो रिपोर्ट करने वाला होता है वो ह्यूमन ही होता है, रेडियोलॉजिस्ट ही होता है एसेंशियली। अगर कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट है तो ज़्यादा बेटर है, जो कि उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। ग्रेट। मैम, क्या इस पर्टिकुलर, जैसे कि आपने बताया सीटी, कार्डियक सीटी हो गया, कार्डियक एमआरआई हो गया, क्या इसके लिए एडमिशन्स या पेशेंट को रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में, या कितना समय लगता है? इज़ इट वेरी कॉस्टली? ये कुछ सवाल है, आई एम क्वाइट श्योर कि लोगों के दिमाग में आते ही हैं हमारे दर्शक। ये वेरी कॉमन क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट थिंग, एडमिशन किसी भी प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होता है। ना तो सीटी में आपको एडमिट करना पड़ता है और ना ही एमआरआई में एडमिट करना पड़ता है। इट इज़ अ ओपीडी प्रोसीजर। आप आते हैं, ऑब्वियसली एमआर में क्योंकि स्लॉट थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ये पेशेंट को कहते हैं कि आप रीशेड्यूल करके आइए। सीटी मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं करने में। तो सीटी इज़ लाइक अ ओपीडी प्रोसीजर, पेशेंट वॉक इन, टेस्ट एंड देन दे गोज बैक। यूजुअली रिपोर्टिंग टाइम 2 से 3 घंटे का रहता है, या सुबह से शाम का रहता है, एंड रिपोर्ट कम्स द सेम डे। तो पहली बात तो एडमिशन की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। कॉस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉस्ट इज बिटवीन 16 and 17,000, बट it can vary on multiple factors, packages and a lot of other things. But yes, that is the most basic cost that we have. जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से। मैम, जैसे कि आपने बताया कि सीटी में, एमआरआई में अभी एडवांसमेंट काफ़ी सारी हुई है। हमारे इटर्नल हॉस्पिटल के मशीन्स भी काफ़ी अपग्रेड हुए हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा आप और बेहतरीन तरीके से हमें समझाएं। हाँ, डेफिनेटली। तो पहले टनल्स में हमारे पास फिलिप्स की 64 स्लाइस की सीटी नहीं। अब हमारे पास 256 स्लाइस आईसीटी है। ऑल ओवर इंडिया बहुत ही कम आईसीटी है, मतलब राजस्थान में तो कोई दूसरे आईसीटी है ही नहीं। और इसके होने की वजह से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? तो एक तो क्योंकि नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ गई हैं, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज सिग्निफिकेंटली लार्जर। बट उस कॉस्ट से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि एक तो हमारा स्कैन टाइम बहुत कम हो गया, हमें कम कॉन्ट्रास्ट में बेटर इमेजेस मिल रही है। तो जब पेशेंट, सपोज कॉन्ट्रास्ट से क्या इशू होता है, जब किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है तो हम कॉन्ट्रास्ट कम दे पाते हैं या नहीं दे पाते। तब हम कम कॉन्ट्रास्ट में, जो हम 60 cc कॉन्ट्रास्ट में जो स्कैन करते थे, हम उसे एज अ लो डोज स्कैन भी कर सकते हैं। हम 40 cc में भी कई बार कॉन्ट्रास्ट में, अगर पेशेंट की रीनल कंडीशन अच्छी नहीं है, किडनी डिजीज़ का पेशेंट है या और कुछ प्रॉब्लम है जिससे हमें कम कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, तो हम वो भी कर पा रहे हैं। तो एक इमेज की क्लैरिटी बढ़ गई है। एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में भी हम काम कर पा रहे हैं, फास्टर हो गई है। अब जब हम सीटी करते हैं, हालांकि सीटी इज़ वेरी क्विक, बहुत फास्ट होती है, 2 से 5 मिनट में हमारा स्कैन हो जाता है। मतलब 2 से 5 मिनट में तो पूरा ही हो जाता है। टोटल स्कैन तो आपका हार्डली 1 मिनट चलता है। बट कई बार किसी मरीज़ के लिए वो 30 सेकेंड्स की सांस रुकना भी बड़ी बात होती है। तो मशीन की स्लाइस लेवल जितना अच्छा होगा या मशीन जितनी एडवांस्ड होगी, उतना कम देर तक के लिए उसको ब्रेथ होल्ड करना पड़ेगा। तो दैट फ्रैक्शन ऑफ ब्रेथ होल्ड, उसको कितनी देर सांस रोकना पड़ता है, वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो अभी आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि हमने एक 104 साल के पेशेंट का टावर किया जी। तो जब हम इन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, 60 प्लस, तो हाँ, ऑब्वियसली टावर
जनरली। बट जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है उसकी नॉर्मली सांस रोकने की कैपेसिटी कम होती है, बिल्कुल, दैट इज़ नेचुरल। और पेशेंट को अगर किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सांस रोकने में उस केस में। तो क्योंकि हमारी मशीन इज़ नाउ लॉट बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर, पहले वाली से, तो अब हम उन पेशेंट्स में भी, उस सेगमेंट के पेशेंट्स में भी हम बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको दे सकते हैं जिससे कि कार्डियोलॉजिस्ट आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हमारा रोल ये है कि हम डायग्नोसिस सही दें, हम डायग्नोसिस बेटर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे का जितना भी इलाज होता है जो कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जरी के लेवल पे होता है, कार्डियक सर्जरी के लेवल पे होता है, वो बेटर होता है। ओके। और ऐसे एमआर में हमने रिसेंटली एक कार्डियक मैपिंग पैकेज इंट्रोड्यूस किया है। ओके। तो होता क्या है कि हम एक स्कार इमेज होता है कि हम ये देखते हैं कि आपकी हार्ट मसल में कितना स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस हो गई। कई बार वो फाइब्रोसिस बहुत कम होता है जो कि जो ट्रेडिशनल आपके सीक्वेंसेस होता है उसमें नहीं पकड़ आता। तब ये मैपिंग सीक्वेंस आपको और मदद करते हैं क्योंकि ये और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो अर्ली डैमेज को भी कैच कर लेते हैं। तो ये नया सॉफ्टवेयर है, या आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये एआई है जो हमारी वर्क को आसान बना रही है, फास्टर बना रही है और डायग्नोसिस को मोर एक्यूरेट बना रही है। और ये सब हम तभी कर पाते हैं जब हमारी मशीन्स में वो कैपेबिलिटी हो। ऑब्वियसली जो उसका एनालिसिस हमेशा ह्यूमन बीइंग, रेडियोलॉजिस्ट बिहाइंड द मशीन करता है, बट the machine should also be capable. So that way we are like 1+1. Our machines are top notch and our personal doctors, a team of the doctors is also very well trained. और not only the team of doctors, हमारे technicians भी बहुत senior और बहुत well trained technicians हैं। तो हमारे जो backup support है वो भी बहुत अच्छा है। तो all this makes us one of the best centers in India, I would say. तो मैम बेसिकली हमारे कॉन्ट्रास्ट भी कम हो रहा है तो उसके किडनी फंक्शन भी हम कभी यही करते हैं तो ऑलवेज वी आस्क फॉर अ सीरम क्रिएटिनिन। Exactly. बिना उसके हम सीटी स्कैन किसी भी पेशेंट का नहीं करते। और अगर सीरम क्रिएट कम होता है तो हम लो डोज कॉन्ट्रास्ट भी कर देते हैं। टावर पेशेंट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज अगेन पेशेंट की एज बढ़ती है तो किडनी फंक्शन थोड़ा सा नॉर्मल डिटोरिएट होता है। अगर वो होता है और ऐसा लगता है कि उससे प्रॉब्लम हो सकती है तो टीम के साथ डिस्कस करके फिर हम लो डोज स्टडी भी कर देते हैं। सो बेसिकली दीज ऑल थिंग लाइक आपका एडवांस मशीन, लो टाइम लगना, पेशेंट को बेनिफिट होला, डॉक्टर को पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में पहले से पता चल जाना, ऑल दीज थिंग्स मतलब रिलेट करता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर के कॉस्ट में डिफरेंस हो रहे में। दैट्स द मेजर रीजन एंड व्हाई the cost differs from A to B and B to C. That is its up. जैसे कि हम चूँकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारे मोस्ट ऑफ द आम जनता को या हमें भी लगता है कि एक इंस्टीट्यूट में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे नॉट ओनली कार्डियक एमआरआई, लेट्स से वहाँ पे एक ब्रेन का एमआरआई है, वो ऑलमोस्ट 80% या 60% लेस कॉस्ट में हमें हो जाती है। बट जब भी हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या बड़ी जगह जाते हैं तो उसके कॉस्ट डिफर करते हैं। तो ऐसा क्या है, टेस्ट तो सेम ही है, तो व्हाई इज दिस डिफरेंस? आई एम श्योर ये काफ़ी लोग इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। राइट, एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन एंड अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो एक्चुअली आई रियली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आप एमआरआई करवा रहे हो, टेस्ट सेम है, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अलग होते हैं। लाइक पहली बात, आपकी मशीन कैसी है। नाउ 3T वर्सेस 1.5T एक कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 3T बेटर है या 1.5T बेटर है। दोनों मशीन्स का अपनी अपनी जगह एक अलग टाइप ऑफ एडवांटेज होता है। बट जैसे अगर हम कार्डियक की बात करें तो मशीन में एक तो हार्डवेयर होता है कि वो 3T है 1.5T है, फिर उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है। एक डेडिकेटेड कार्डियक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एनेबल करता है कि हम कार्डियक इमेजिंग कर सकें। तो हर मशीन कार्डियक इमेजिंग नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक कार्डियक सॉफ्टवेयर और लगता है जिसकी एक अलग से एडवांस कॉस्ट होती है। अगर आप बिना सॉफ्टवेयर के उसको करेंगे तो क्वालिटी इतनी बेटर नहीं आएगी। उसके बाद आप कितना कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं, आप कौन सा कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं, आप कितने सीक्वेंसेस लेते हैं, कितना टाइम लगाते हैं स्कैन करने में, पोस्ट पेशेंट केयर कैसी होती है, प्रोसीजर के बाद में पोस्ट प्रोसीजर केयर कैसी होती है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कैसे हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे कॉस्ट ऑल्टर हो जाती है।
उसके बाद फिल्म्स होती हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, आपको 2 फिल्म दी जा रही है, आपको फिल्म ही नहीं दी जा रही, सिर्फ सीडी दी जा रही है, या कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ रिपोर्ट दी जा रही है। तो ये सब मैटर करता है। आप 1 घंटे तक अगर पेशेंट को स्कैनर में रख के स्कैन करेंगे और आप 10 मिनट में स्कैन को ख़त्म कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्कैन्स विल मल्टीप्लाई। एक सेंटर 1 घंटे में 1 स्कैन कर रहा है, दूसरा सेंटर 1 घंटे में 6 स्कैन कर रहा है, तो cost automatically gets cheaper. And one thing we all must understand when it comes to our health, I think so if we can afford, the cost should not be an issue. Because if there are costs come here, so there is a reason for that. Nobody is going to patch up that cost on their own pocket. This is something very basic. तो इस वजह से कॉस्ट कई जगह बहुत डिफरेंट होती है। अब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ बेसिक एग्जाम्पल। सपोज एक जगह 10,000 है और एक जगह 5 है, बट दैट 5,000 वेर यू पेड, वो आपका रिपोर्ट अगर सही नहीं आती तो वो 5,000 ही आपके वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ट्रीटमेंट में समझ, क्योंकि अब आपका इलाज उस रिपोर्ट के बेसिस पे हो रहा है। तो मतलब ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास रिपोर्ट रिव्यू के लिए आती है, वो स्कैन कहीं और होता है, फिर वो हमारे पास आती है। कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स होती है वो पेशेंट की क्लिनिकल उससे मैच नहीं होती। तो देयर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन कि अभी रिपोर्ट सही है या नहीं है। कई बार हम उसको रिव्यू कर पाते हैं, कई बार वो इमेजेस इतनी बुरी होती हैं, इतनी ख़राब होती है कि हम उसकी रिव्यू भी नहीं कर पाते। तो फिर उस केस में दोबारा स्कैन करवाने के सिवा और कोई इलाज नहीं रहता। 5 + 10 आपका बेसिकली 15 लग गया अगर हम उससे ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई दैट कॉस्ट इज़ ऑलवेज अ वेरिएबल फैक्टर। ओके मैम, सो जैसे कि हम हर बार सुन रहे हैं कि AI, सो व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन रेडियोलॉजी या इन कार्डियक इमेजिंग, अगर आप हमें थोड़ा बताएं। रेडियोलॉजी इज बेसिकली बहुत ही इवॉल्विंग ब्रांच है। रेडियोलॉजी इज बेसिकली मशीन बेस्ड ब्रांच। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारी मशीन्स आर गेटिंग मोर एडवांस्ड। एडवांस इन अ सेंस फास्टर हो रही है, क्लैरिटी बढ़ रही है और कन्वीनियंस बढ़ रहा है। पहले जब MR होता था वो मशीन्स बहुत ही नॉइजी होती थी, बहुत तेज तेज आवाज़ करती थी, स्लो होता था बहुत प्रोसेस। तो कार्डियक तो स्कैन करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी कभी कार्डियक MR, शायद कार्डियक की कोई भी MRI अगर आपने भी करवाई हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक इंस्ट्रक्शन मरीज को हम देते हैं, हिलना नहीं है। हाँ। अब आपका हार्ट तो कॉन्स्टेंट बीट कर रहा है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो उस केस में स्कैन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि नाउ हमारी मशीन इतनी एडवांस हो गई है, तो वी कैन स्कैन दैट बीटिंग हार्ट जो कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम इमेज कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द एडवांसमेंट। तो मशीन का जो हार्डवेयर है, जो मैन्युफैक्चर होता है मशीन, वो भी बहुत बेटर हो गया है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम एक्चुअली AI कहते हैं, जिससे हम यूज़ करके सॉफ्टवेयर को, इमेजेस को प्रोसेस करते हैं, वो भी डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम CT की बात करें, तो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक नॉर्मल CT स्कैन से कॉर्निंग आर्टरीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आर्टरीज क्या होती हैं, जो आपका ब्लड हार्ट को लेके जाती हैं, जो हम नॉर्मल CAD बोलते हैं, जो सबसे कॉमन हार्ट अटैक और जो चीज़ें आती है उसकी वजह, जो कॉर्निंग आर्टरीज में डिजीज़ की वजह से आती है। तो हम एक नॉर्मल CT स्कैन चेस्ट का लेते हैं और उसमें से हम कॉर्निंग आर्टरीज को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। बाकी सब इमेजेस को सप्रेस करके सिर्फ कॉर्निंग की पिक्चर बनाते हैं। फिर कार्डियोलॉजिस्ट को ये बताते हैं कि उसकी कॉर्निंग आर्टरीज में कितना ब्लॉक है। तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है। ऑब्वियसली जो ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट होता है उसका रोल तो होता ही है, क्योंकि हर स्टेप पे डबल चेकिंग होती है कि सॉफ्टवेयर जो कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। साइन तो अल्टीमेटली हम ही करते हैं, रिपोर्ट को तो सुपरवाइज हम ही करते हैं, बट वो AI हमारी मदद करता है टू मेक दैट ईजी एंड फास्टर and make it more clear and more accurate. In a similar way, MR, क्योंकि पहले स्कैन टाइम इतना लंबा होता था, कार्डियक MR करना बड़ा मुश्किल था, बट नाउ सिंस द स्कैन टाइम कम हो गया है, तो हम मसल को देख सकते हैं और उससे हमें ये हेल्प मिलती है। जैसे CAD का पेशेंट होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि जैसे कि सपोज अब पेशेंट को ब्लॉक है आर्टरीज में, तो दवाई देने से पेशेंट बेटर होगा या स्टेंट डालने का कुछ फ़ायदा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम स्टेंट भी कर देते हैं, बाईपास भी कर देते हैं एंड पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो हम MR से ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली स्टेंट डालने से फ़ायदा होगा
या नहीं होगा, या अगर स्टेंट डालने से या बाईपास करने से फ़ायदा नहीं होगा तो फिर हम उसे दवाइयों से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हार्ट मसल की इंट्रिंसिक की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में मतलब एमआरआई बड़ी हेल्प करती है हमारी कि कौन सी बीमारी है, क्या है, उसका कैसे इलाज होगा। डॉक्टर को एक तरह से एक गाइडेंस मिलती है उससे। ओके। और लाइक कोविड था, उसमें मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन है। तो मायोकार्डाइटिस मतलब इसेंशियली हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन हुआ, तो उसमें आपकी कॉर्नियल आर्टरीज में कोई ब्लॉक नहीं आएगा। अगर आप एंजियोग्राफी कराओगे तो एंजियोग्राफी आपकी बिल्कुल ठीक आएगी, बट फिर भी हार्ट का फंक्शन बहुत डाउन है और पेशेंट बहुत सिक है, तो उसमें मसल में चेंजेस होते हैं, वो हम एमआर से देख सकते हैं। तो रिसेंटली ये सब अलग अलग मतलब थोड़ा बहुत ही टेक्निकल है, अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस आए हैं जिनके बारे में हम 1+2+3 बिल्डअप करके वी फॉर्म अ रिपोर्ट, और डॉक्टर को एक ये क्लियर कट आइडिया दे पाते हैं या एक क्लियर कट बता पाते हैं कि इस समय पेशेंट के हार्ट में चल क्या रहा है। तो बेसिकली दिल के अंदर तक आप पहुंच पाते हैं थ्रू ऐसे। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो मैम कई बार जितना मेरे को समझ में आया है कि लोगों को भी लगता है कि भाई आर्टरीज में ब्लॉक है तो सीटी बेटर है कि मैं एमआरआई करवा लूँ, कि मतलब कौन सा बेटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास ज़रूर आते होंगे, ऐसे मरीज भी आते होंगे, तो आप फिर उनको कैसे मतलब हैंडल करते हैं कि डॉक्टर ने शायद बोल रहे हैं कि सीटी, बट हमें कई बार लगता है नहीं एमआरआई करवा लेते हो शायद बेटर। ऐसा पेशेंट को लगता है कई बार कि एमआरआई सीटी से बेटर होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, दोनों अपनी जगह बेटर होते हैं। अगर हमें आर्टरीज देखनी है, सिर्फ आर्टरीज देखनी है, तो हमें सीटी ही करवाना पड़ेगा। अगर हमें मसल देखनी है, फंक्शन देखना है, या कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, ऐसी कुछ चीज़ देखनी है जो मसल को इफेक्ट करती है, तो हमें एमआरआई करवानी होती है। इसलिए मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि पहले आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन से कंसल्ट कीजिए, वो जब आपको लिख के दें तब आप करवाइए। कॉर्नियल एंजियोग्राफी, सीटी हम एज अ पैकेज के साथ भी करते हैं, एज कार्डियक कंसल्टेशन जो पैकेजेस होते हैं उनमें भी करते हैं। बट एमआरआई हम वॉक इन पेशेंट्स का नहीं करते। एमआरआई बिकॉज एमआरआई का एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, आप क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बेसिक कंसल्टेशन होना पहले ज़रूरी है फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड देन फिर कार्डियोलॉजिस्ट हमें लिख के देते हैं कि हमें ये चीज़ पता करनी है इसकी, उसके हिसाब से फिर हम उसका टेस्ट करते हैं। तो इट इज़ लाइक अ सीक्वेंशियल थिंग, एज आई सेड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को और उसके डॉक्टर को, दोनों को होती है। तो आप क्या ढूंढ क्या रहे हैं, पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ग्रेट। तो मैम एक और सवाल, आई एम श्योर, चूँकि आप इतने दिनों से लाइक एज अ रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो इनफैक्ट हमारे दिमाग में भी कई बार आता है कि सीटी एंजियो वाला कराऊं, तार वाली एंजियोग्राफी कराऊं। मतलब कई बार गांव से भी लोग आते हैं कि कौन सा बेहतर है, या मशीन में लेटने वाला कराऊं। मतलब कई सारे कंफ्यूजन्स है, तो ऐसे पेशेंट आपके पास भी आते ही हैं। देखिए पहले तो तार वाली होती थी क्योंकि मशीन से इतनी एडवांस नहीं थी। अब सीटी एंजियोग्राफी बहुत कॉमन हो गई क्योंकि मशीन आ गई है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तार वाली से आपकी फेमोरल वेन से तार जाता है, हार्ट तक जाता है, डाई डालते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, और सीटी में जैसे कि सीटी में लेटते हैं और स्कैन होता है। अब दोनों अपनी जगह सही है, पर अगर पेशेंट स्टेबल है, अगर हमें सिर्फ रूल आउट करना है, पेशेंट, हमारी सोसाइटी की गाइडलाइंस ये कहती है फॉर लो टू मॉडरेट रिस्क कैटेगरी, मतलब जो पेशेंट में हमें रूल आउट करना है, ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉर्नियल आर्टरी डिजीज कम है, लेकिन हमें रूल आउट करना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम सीटी वाली करते हैं। बट जब पेशेंट बहुत सिक होता है, हाई रिस्क होता है, या एक्चुअली अटैक आ चुका है, पेशेंट अनस्टेबल है, तो उस केस में हम सीटी करना वाइज नहीं होता क्योंकि पेशेंट सिक होता है, कभी भी डिकम्पेंसेट हो सकता है, तो उस केस में तार वाली ही करते हैं। और कई बार वो उसके साथ में फिर स्टेंट वगैरह भी अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं। अगेन ये डिसीजन कार्डियोलॉजिस्ट के एंड पे होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट को अगर ये लगता है कि डूइंग अ सीटी इज़ बेटर, जैसे तो वो सीटी करते हैं। पैकेजेस में हमेशा हम सीटी ही करते हैं बिकॉज दोज पेशेंट्स आर नॉट सिक। जो आपके हेल्थ पैकेज के लिए जो आते हैं, वो प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज होता है, तो उस केस में पेशेंट सिक नहीं होता जी। उसको उस वक्त कोई सिम्टम्स हो रहे होते हैं, बट फिर भी वो रिलेटिवली ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेचर पे होता है या बिल्कुल कोलैप्स हो गया, वो वॉकिंग पेशेंट होता है। वो जानना चाहता है कि अटैक आने से पहले क्या मेरी आर्टरीज खराब है या सही है,
तो हम सीटी करके देते हैं उस। जी, तो बेसिकली आपसे बात करके मुझे इतनी समझ में आई कि वॉट एवर द डॉक्टर इज एडवाइजिंग, आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं प्लीज आप वही सुनिए। यस, प्लीज फॉलो इट, प्लीज फॉलो इट। तो मैम ब्लॉकेज के अलावा सिटी में और क्या क्या पता चल सकता है? यस, तो सीटी बेसिकली, क्योंकि आप ऐसे समझिए जैसे हम तार से जाते हैं तो हम आर्टरी के अंदर जाते हैं, बिल्कुल, तो हमें सिर्फ आर्टरी दिखती है, और सीटी हम जैसे शायद ऊपर से देख रहे हैं तो हमें आर्टरी के आजू बाजू जो है उसके आसपास जो है वो सभी चीज़ें दिखती है। तो हमें हार्ट की मसल भी दिखती है, उसमें कई बार कुछ खराबी होती है वो बदल जाती है, वाल्व्स भी दिखती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है वो भी दिख जाती है, और साथ में थोड़ी सी लंग्स भी दिखती हैं, पल्मोनरी आर्टरी भी दिखती है। अब दो तरह से होती है, एक तो आपकी कॉर्निया आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड लेके जाती है, एक आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो आपको लंग को ब्लड लेके जाती है। कई बार चेस्ट पेन कॉर्निया आर्टरी की प्रॉब्लम की ना वजह से पल्मोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होता है। पेशेंट को पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक होता है जो कि थ्रोम्बस होता है, जो कि भी एक सिग्निफिकेंट डिजीज़ है और एक्यूट प्रॉब्लम है। तो हम कॉर्नियाज कर रहे होते हैं बट हमें पल्मोनरी में भी थ्रोम्बस दिख जाता है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो जाता है। तो हमें पल्मोनरी दिख जाती है, मसल दिख जाती है, लंग्स भी दिख जाती है। तो अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो फिर हम उस पार्ट का डेडिकेटेड सीटी करके अपनी टीम से कंसल्ट करके वैसे भी फिर आगे बढ़ जाते। ग्रेट मैम। मैम एक जो बहुत ही कॉमन थॉट प्रोसेस है कि जिनमें पेसमेकर लगा होता है, राइट, कि पेसमेकर तो अपन बंद नहीं कर सकते, एंड एमआरआई मशीन जो है उसमें आपका होता है कि हमें अपने हाथ के सारे मतलब ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, अगर फीमेल है एग्जैक्टली सब खोल के जाना पड़ता है बिकॉज इट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यस, है ना। तो मैम अगर पेसमेकर है तो उसको कैसे करेंगे, या बॉडी में कोई भी इम्प्लांट है जो कि किसी धातु से बनी हुई है, तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए क्या, अगर उनको प्रॉब्लम होगी, कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, या उनका हो सकता है क्या एमआरआई? हाँ, तो एमआरआई बेसिकली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो प्रॉब्लम करता है, जैसे कि आयरन, स्टील, आयरन मिक्स अलॉयज वो प्रॉब्लम करती है। तो जो रिसेंटली पिछले 5-7 साल में जो इम्प्लांट हैं या पेसमेकर है वो सारे मोस्टली टाइटेनियम पे शिफ्ट हो गए हैं, जो कि एमआरआई कंपैटिबल होता है। Okay. जब भी कोई प्रोसीजर होता है, कोई इम्प्लांट लगता है, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है कि वो एमआर कंपैटिबल है या नहीं है डिवाइस, या मैन्युफैक्चरर से कुछ कॉन्टैक्ट करके हम भी पता कर सकते हैं। तो अगर इम्प्लांट, अगर पेसमेकर की बात की जाए, इसीलिए या पेसमेकर जो कि कार्डियक पेशेंट्स में होता है, अगर पिछले 5-7 सालों में लगा है तो मोस्टली वो एमआरआई कंपैटिबल होता है, बट फिर भी हम जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उससे हम कॉन्टैक्ट करके ये पता कर सकते हैं। अब जब हम एमआर करते हैं तो द ओनली थिंग इज़ कि जब पेशेंट स्कैनर रूम के अंदर होता है, हाँ, तब वो पेसमेकर शॉक नहीं करता, तो उसकी सेटिंग आपको चेंज करनी होती है उस आधा पौना घंटे के लिए जब स्कैन हो रहा है, और फिर एमआर ख़त्म होने के बाद में उसकी सेटिंग वापस ओरिजिनल सेटिंग पे रिवर्स करनी होती है। तो स्कैन आराम से होता है, ऐसे कुछ भी ना तो उसको निकालना पड़ता है ना कुछ भी करना पड़ता है। कंपनी का बंदा आता है, वो उसकी सेटिंग चेंज करता है और फिर स्कैन के बाद में वापस उसको चेंज कर देता है। दूसरी बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि सपोज आपके पैर में कोई इम्प्लांट है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रखा है फॉर एग्जाम्पल, और हाथ की एमआरआई करवानी है, तो क्योंकि हम कॉइल यहाँ लगाएंगे, आपके चेस्ट पे कॉइल लगाएंगे, तो मोस्टली उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम पेशेंट को ये बोलते हैं आपको किसी भी तरह की घबराहट हो, जहाँ आपका इम्प्लांट लगा है गर्मी फील हो, गर्म हो रहा हो पार्ट, तो हम उसको रोक देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लूज बॉडी नहीं होनी चाहिए, मेटल कोई भी लूज मेटल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपके बैक पेन, चश्मा, ईयरिंग एड, फ़ोन, जो भी चीज़ लूज है, इसलिए हम उन सबको निकालने को बोलते हैं, बिकॉज वो मेटल होता है, अंदर मैग्नेट होता है जो कि पूरे टाइम ऑन रहता है, तो वो फॉरेन बॉडी जाके उस मैग्नेट को चिपक जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है, मशीन भी खराब हो सकती है, दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका कोई स्टेंट है, कोई पेसमेकर है, तो दैट इज़ नॉट ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो है तो आप एमआर नहीं करवा सकते, आप एमआरआई करवा सकते हैं, बट किस तरह का स्टेंट है वो थोड़ा देखना पड़ता है। ग्रेट। तो बेसिकली हमें एक प्रॉपर सेंटर में आके अंडर द गाइडेंस ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट हमें अपनी सारी जांचें करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट हो, पेसमेकर हो, उसमें भी आपकी एमआरआईज हो सकती है, आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे जो हमारे मिथ्स थे, फैक्ट्स थे, वो उनके बारे में पता चला। तो आज हमने बात की डॉक्टर रितु अग्रवाल मैम से, जिन्होंने हमें बताया कि
MRI क्या है, CT क्या है, कार्डियक MRI क्या है एंड AI का क्या रोल है। आई एम श्योर दर्शकों आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के इस हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट से। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए इटर्नल हॉस्पिटल के YouTube एंड Facebook के साथ, एंड नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। थैंक यू।